नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है प्रतिमा सक्सेना जी की। इन्होंने पूछा है, मेरे बेटे की धनुलग्न की कुंडली में शुक्र अष्टम में शनि द्वितीय की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात शनिदेव जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे उनकी दृष्टि है, और चलित में गुरु नवम से अष्टम का फल कर रहे हैं, अर्थात जन्मांक में गुरु नवम में है और इनका कहना है कि फल वो अष्टम का कर रहे हैं। और प्रश्न इन्होंने पूछा है, क्या उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी? देखिए, निर्भर करता है। किसी भी भाव से संबंधित प्रभाव को समझने के लिए हमें जिस सूत्र का इस्तेमाल करना होता है वो है भाव, भावपति, भावकारक। अब आपने भावकारक यानी पुरुष की कुंडली आपने लिखा है बेटे की, तो पुरुष की कुंडली है, फलतः यहां भावकारक शुक्र हुए। वो शुक्र तो पीड़ित आपने बता दिया क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब कहीं भाव और भावपति अर्थात बुध और सप्तम भाव भी पीड़ित हो, जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही हो सप्तम भाव पर, या बुध पीड़ित हो रहे हैं, तब तो दांपत्य जीवन में परेशानी। अब देखिए कि इन तीनों में कौन कौन परेशान है। एक परेशानी आपने मुझे बताई है, अगर ये दोनों भी पीड़ित हो रहे हैं तो दांपत्य जीवन में परेशानी रहेगी। अब मान लिया जाए कि आपके बेटे की कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि है और वहीं कहीं बुध भी राहु के साथ या बुध से दृष्ट हैं, या बुध मृत अवस्था में है, या बुध किसी भी तरह से कमजोर हो, तो फिर उस अवस्था में दांपत्य सुख बाधित होगा। कितना? तो आधा, क्योंकि 2 पॉइंट पीड़ित हुए हैं। 3 पीड़ित होता है तब तो पूरा दांपत्य ही खराब कर देगा। 3 पॉइंट क्या है कि सप्तम भाव पर भी किसी विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो। 3 ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं कुंडली में। कौन कौन? तो सूर्य, शनि और राहु। शनि की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ रही है तो सीधी सी बात है, अब शनि की दृष्टि सप्तम पर तो किसी भी तरह से नहीं पड़ सकती है। और शनि की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र के साथ आपने बुध का जिक्र नहीं किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बुध या तो सप्तम में है या नवम में है। अब आपने अगर नवम में बुध है तो भी शनि की दृष्टि नहीं पड़ने वाली है। अब बारी आती है कि अब एक ग्रह विच्छेदात्मक बचा, राहु। सूर्य भी नहीं हो सकता क्योंकि जब शुक्र यहां है तो बुध है, और बुध यहां है तो सूर्य भी यहीं कहीं होंगे, तो इनकी दृष्टि तो कम से कम सप्तम पर अब नहीं पड़ेगी, बुध पर तो पड़ी नहीं सकती है। तो इसका मतलब है कि एकमात्र ग्रह राहु है, वो कहां है? अगर उसकी दृष्टि सप्तम या बुध पर पड़ रही है तो कम से कम दांपत्य जीवन में परेशानी तो है। एक किसी भी प्रश्न का यही तरीका है, भाव, भावपति, भावकारक। तीनों को समझ लीजिए। तीनों अगर पीड़ित हो रहे हैं तो उस भाव से संबंधित प्रभाव का वो ह्रास करेंगे। यशराज तिवारी है, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में ही बुध और शुक्र की युति है, बढ़िया। द्वितीय में शनि, षष्ठ भाव में राहु, सप्तम में चंद्रमा और गुरु की युति तथा व्यय भाव में सूर्य, मंगल और केतु की युति। चंद्रमा की दशा में मोती पहनना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, ग्रंथकार हैं जो ये मानते हैं कि जब किसी ग्रह की दशा हो उस ग्रह के रत्न धारण करने चाहिए। संभवतः ये उस बात को मानते हैं, जैसे अगर नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर हम विचार करें तो जरूरी नहीं है चंद्रमा, जैसा आपने बताया है सप्तम भाव में बैठे हैं तो मेष राशि में बैठे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में कैसे हैं? तो मेष राशि में बैठे हैं। अब मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं? तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण। तो अश्विनी, भरणी, केतु, शुक्र और सूर्य। तो अब अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा भरणी में बैठे हुए हैं तो उच्च के समान फल दे रहे हैं क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उस अवस्था में कोई बुराई नहीं है कि हम चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण करें। ध्यान से सुनिए और समझिए, यह नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर है।
अगर आप जन्म कुंडली के आधार पर अगर ऐसे विचार करना चाहते हैं राशि के आधार पर, तो गौर करिए कि शुक्र ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा है, लग्न में ही बुध के साथ बैठा हुआ है। तो उस अवस्था में जबकि आपके जन्म कुंडली के लग्न से संबंधित चीजें अति बली है, तो हम चंद्र कुंडली की तरफ क्यों जाएंगे? उस अवस्था में मोती धारण करने की जगह मैं शिव जी की आराधना की सलाह दूंगा। लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ग्रंथकार ये मानते हैं कि जिस ग्रह की दशा हो उसके रत्न भी पहने जा सकते हैं, यहां तक कि ग्रंथकार नीच के ग्रह के रत्न की भी बात करते हैं कि उसे भी धारण किया जा सकता है नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर। भविष्य में इस पर चर्चाएं चलती जा रही। राशिफल में मैं हर दिन नक्षत्र से संबंधित अब बातें आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा कि मेरा जो मूल उद्देश्य है आपको नक्षत्र ज्योतिष से जोड़ना और उसे समझाना। तो आने वाले दिनों में राशिफल के, आजकल हमारा जो राशिफल का कार्यक्रम है वो बृहद ज्योतिष का कार्यक्रम बन गया है, तो वहां पर ये चीजें आपको मिल ही जाएंगी। मैं नक्षत्र ज्योतिष से संबंधित चीजें समझा रहा हूं आपको और समझाऊंगा वहां पर। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए चंद्रमा की स्थिति। वैसे आपकी लग्न कुंडली काफी मजबूत मुझे दिख रही है। अगर शुक्र बुध के पास अच्छी स्थिति है तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मोती धारण करने की। आप शिव जी की आराधना से अपने चंद्रमा को ठीक रख सकते हैं। राजिंदर पवार ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में गुरु 7वें भाव में, मंगल 8वें भाव में, चंद्रमा और बुध 9वें भाव में, सूर्य और शुक्र 10वें में, शनिदेव एकादश में, केतु द्वादश में और राहु 6वें में, क्या जातक को जीवन में कलंक दोष है? भाग्यशाली है या भाग्यहीन? पैसे की कमी सारा जीवन रहेगी? जातक 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु 7वें भाव में आपने बताया है, यानी नीच राशि में, मंगल 8वें भाव में, चंद्रमा और बुध आपने लिखा है 9वें भाव में। तो चंद्रमा और बुध का 9वें भाव में होना, तो यहां भी देखा जाए तो चंद्रमा मीन राशि में है और बुध के साथ बैठे हैं, अच्छा ही है। सूर्य और शुक्र आप बता रहे हैं 10वें में है, ये ठीक तो नहीं माना जा सकेगा सूर्य और शुक्र का 10वें में। हालांकि सूर्य उच्च के हैं पर शुक्र के साथ उनकी युति ठीक नहीं है। शनिदेव का एकादश में होना, लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। देखिए एक बड़ा कमाल का विषय आपको मैं बताना चाहता हूं। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपने बातें मुझे बताई हैं, अब ये प्रश्न आपको पूछना पड़ रहा है कि 51वें वर्ष में हैं आप और आप भाग्यशाली हैं या भाग्यहीन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि न तो कोई भाग्यशाली है न कोई भाग्यहीन। सब कोई अपने अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए आया हुआ है और प्रारब्ध के हिसाब से ही उसे चीजें प्राप्त हुई हैं। सब कोई अपने आप में भाग्यवान है और सब कोई अपने आप में भाग्यहीन कह सकते हैं आप, क्योंकि सबको अपने कर्म का फल भोगना है। अब संभव है कि आपकी जन्म कुंडली में संघर्ष की स्थिति भी बनी रहती हो या संघर्ष आप देख रहे हो। जैसा कि आपने मुझे बताया मीन राशि के हैं आप, और मीन राशि के होने के चलते अभी अभी आपको 7.5 भी शुरू हो गई है। तो ये 7.5 तो मानसिक अशांति परेशानी और बढ़ाने वाली है। रही बात पैसे की कमी सारा जीवन रहेगा, देखिए पैसे की कमी क्या कहें, देवगुरु नीच राशि में बैठे हुए हैं। आराधना करिए, जितना हो सके अपने इष्ट की आराधना करिए। बिना इष्ट आराधना के बात नहीं बनेगी। हनुमान जी की खूब आराधना करिए और शिव जी की, हैं दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। जो शिव जी हैं वही हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की आराधना से ही आपको आपके जीवन में लाभ मिलेगा, तो उनकी आराधना करिए। गणेश कंडके इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में धन भाव में शुक्र और भाग्य में केतु, चतुर्थ में शनि के साथ चंद्रमा और लाभ में वक्री गुरु, आपस में षडाष्टक में, ये 2-3 षडाष्टक योगों से क्या परेशानी आ सकती है? जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह अब एक दूसरे से या भाव से षडाष्टक योग का निर्माण करता है, तो 6वां और 8वां तृक भाव है। फलतः उस ग्रह से संबंधित अथवा उस भाव से संबंधित जो प्रभाव है उसमें परेशानियां आने लगती हैं, कष्ट आने लगता है। 6वां क्या है? रोग रिपुण है। 8वां क्या है? मृत्यु है। तो उससे संबंधित निरंतर परेशानियां आने लगती है, अज्ञात भय, पीड़ा, परेशानी, बाधा उत्पन्न होने लगता है। तो आपने जो षडाष्टक योग बताए हैं, इन षडाष्टक योगों का जो मूल प्रभाव है वो यही है, संघर्ष में वृद्धि। जैसे गोचर कुंडली में समय शनि मंगल का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो ये षडाष्टक योग संघर्ष में वृद्धि कराने वाला है, दुर्घटना कराने वाला है, आकस्मिक घटनाएं घटित कराने वाला है। नम्रता सक्सेना जी का प्रश्न है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा, किमद्रुम योग में, पंचम में राहु, षष्ठ भाव में मंगल, वर्गोत्तमी, 9वें भाव में सूर्य बुध और शनि हैं और 10वें भाव में शुक्र हैं और एकादश में गुरु और केतु की युति, गले में मूंगा, पुखराज और मोती पहना हुआ है, क्या ये सब पहनना उचित है? वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में आपने कहा चंद्रमा बैठे हुए हैं और केमद्रुम में है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में धनु राशि होगी, पंचम में राहु, षष्ठ भाव में मंगल, यानी लग्नेश जाकर के षष्ठ में बैठे हैं, परंतु देखा जाए तो षष्ठ का यहां पर उनको दोष नहीं होगा, ठीक है। और
आगे आपने कहा है वो वर्गोत्तमी भी हैं। नवम भाव में आपने बताया है सूर्य है जो कि बहुत अच्छा, बुध और शनि भी हैं। दसम भाव में शुक्र और एकादश में गुरु हैं। तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि कोई बुराई तो नहीं है इन रत्नों को पहनने में। आपने गले में धारण कर रखा है, अगर उम्र के हिसाब से देखें तो ये हथेली उंगली में भी पहना जा सकता है, लेकिन अगर गले में भी पहना हुआ है तो कोई बुराई नहीं। ये तीनों ही रत्न ठीक ही मुझे समझ में आ रहे हैं जहां तक। अब बाकी की स्तुतियां कुंडली में देखिए। वैसे तो ज्योतिष जिज्ञासा का ये जो प्रश्न है, जहां पर मैं लोगों के प्रश्नों का जवाब देता हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैं प्रश्न का जवाब देने के लिए प्रयत्न करता हूं। और आपको एक बात पता नहीं होगा कि मैं इन प्रश्नों को लेने के बाद एक बार प्रयास करता हूं कि इसके चार्ट मेरे सामने बन जाएं ताकि मैं समझा सकूं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रश्न भी, जैसे ये प्रश्न है, अब इसमें कई बार बहुत हद तक ग्रह की स्थितियों को समझना आवश्यक होगा कि वो कैसे अंश बल पर हैं। जब बात रत्न की आती है, दवा की आती है, तो ग्रहों के अंश को समझना अत्यंत आवश्यक है। फिर भी आपने जिन 3 रत्नों का जिक्र किया उन्हें पहना तो अवश्य ही जा सकता है। देवेंद्र चौहान ने पूछा है, कन्या लग्न में 6वें भाव में राहु शुक्र बुध की युति है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि हो तो क्या होगा? 9वें भाव में गुरु और मंगल की युति है। कन्या लग्न में 6वें भाव में राहु शुक्र बुध की युति है और उस पर शनि की दृष्टि है। मैं बता दूं कि लग्नेश का जाकर के पहले तो षष्ठ में बैठना और ऊपर से शनि की दृष्टि, शनि कारक होकर के भी दृष्टि अगर षष्ठ में डालेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष, और ऊपर से राहु शुक्र और बुध सब के सब षष्ठ में बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट। मैं वैसे तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं ये स्वास्थ्य में परेशानी की सूचना भी है। विशेष करके पुरुष की कुंडली के लिए ये ठीक नहीं है। ये त्वचाजन्य रोग को भी प्रदर्शित कर रहा है और कहीं ना कहीं नपुंसकता जन्य रोग की भी बातें कह रहा है। तो ये स्वास्थ्य में परेशानियों की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि आपने लिखा है कि क्या होगा, 9वें भाव में गुरु और मंगल की युति है। ये अच्छा है, गुरु का 9वें में होना, मंगल के साथ, मंगल अकारक ग्रह है इस लग्न के लिए सर्वाधिक, लेकिन फिर भी गुरु के साथ 9वें में बैठे हैं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ ही माने जाएंगे। तो ये पक्ष ठीक है। लेकिन ये जो आपके लग्नेश जाकर के षष्ठ में बैठे हैं राहु के साथ शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये आपके स्वास्थ्य में पीड़ा को प्रदर्शित कर रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। भारत जी हैं, इनका प्रश्न है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा राहु से युक्त होकर द्वितीय भाव में धनु राशि में और शनि तृतीय भाव में, बुध षष्ठ में, सूर्य सप्तम में, शुक्र केतु अष्टम भाव में, गुरु और मंगल नवम में, चंद्रमा और देव गुरु ने परिवर्तन किया है। साथ ही साथ शकट योग भी है। शकट आपने लिख दिया, शकट योग भी है। तो क्या भाग्येश चंद्रमा की महादशा में मोती धारण करना चाहिए? वृश्चिक लग्न में चंद्रमा राहु से युक्त होकर द्वितीय भाव में धनुराशि में बैठे हैं, शनि तृतीय भाव में, बुध षष्ठ में, सूर्य सप्तम में, शुक्र केतु अष्टम में, गुरु और मंगल नवम में। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति से चंद्रमा का जरूर 6वें 8वें का संबंध बन रहा है, लेकिन धन और भाग्य का ये संबंध है। सो मुझे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ती। और भाग्येश चंद्रमा की यदि दशा है तो चंद्रमा को बल देने के लिए बिल्कुल मोती धारण किया जा सकता है। बल्कि मैं तो एक राय दूंगा कि अगर कभी इच्छा हो तो एक मोती को सोने में बनवा करके तर्जनी में डाल करके देखिएगा, कनिष्ठा से कहीं ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। पर आप एक बार देख सकते हैं इसे भी करके। किरण कटारिया, इन्होंने पूछा है, मेरा मीन लग्न है, मेरे 9वें भाव में राहु सूर्य मंगल बुध और शुक्र ग्रह विराजमान है, केतु की दृष्टि है, चौथे भाव में शनि, 6वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में गुरु विराजमान है। मेरी ताकत किसमें है और मैं क्या करूं? मेरा मीन लग्न, मेरे 9वें भाव में राहु सूर्य मंगल बुध और शुक्र ग्रह विराजमान है, केतु की दृष्टि चौथे भाव में शनि, 6वें भाव में चंद्र और 12वें भाव में गुरु। यानी आपने बताया है कि 9वें भाव में लगभग 3-4 ग्रह, राहु सूर्य मंगल बुध और शुक्र, 5 ग्रह आपके 9वें भाग्य भाव में विराजमान है। तो आपकी जो क्षमता है वो धर्म में है, आप की जो आपका जो स्टेमिना है, ताकत जो है वो धर्म में है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक कृत्य करिए, पूजा का पाठ करिए, तीर्थ यात्रा करिए। लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करिए, लोगों की मदद करिए, बिना किसी कामना और बिना किसी चाहत के निष्काम भाव से धार्मिक कृत्य करिए। इसी से आपको आपके जीवन में सब कुछ हासिल होगा। वरन मैं ये भी कह सकता हूं कि वो आपको वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं जिसकी कि आप कल्पना कर रही हैं। देखिए, जन्म कुंडली के 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, ये 3 ऐसे भाव हैं जहां अधिक से अधिक ग्रहों का होना अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। चाहे वो नीच और शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, इन 3 भावों में ग्रह हैं तो अच्छा है। निसंदेह इनमें से 2 भाव जो मुख्यतः कुंडली का 10वां और 11वां है, वहां प्रबल प्रव्रज्या योग बनता है।
लेकिन मैंने समझाया है कि ये प्रव्रज्जा ऐसा नहीं होता कि जहां तक घर छोड़ देगा उसके पास इतना हो जाता है कि उसको आवश्यकता नहीं रहती। तो आपके केस में नवम में ग्रह है जो कि बहुत बढ़िया है ये प्रव्रज्जा ये भी, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। और आपका स्टेमिना धर्म में है, धार्मिक कृत्यों में है। धर्म करिए, इसी से आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। पूजा पाठ करिए। संगीता खड़गे हैं, इन्होंने पूछा है मेरी सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं और उस पर धन भाव में बैठे चंद्र की दृष्टि है, भाग्य भाव में शनि की युति और उस पर तृतीय भाव में बैठे गुरु की दृष्टि है, अस्त हुए बुध की महादशा कैसी रहेगी। मेरे सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे तो इस कुंडली में शुक्र बुध जो है वो धनपति और लाभपति बनकर के बनते हैं और अष्टम में बैठ करके धन भाव को देख रहे हैं, है अच्छा ही, परंतु आपने कहा कि कमजोर अवस्था में है। ऊपर से आपने ये भी कहा कि सूर्य बुध शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी लग्नेश भी अष्टम है। अब देखिए आपकी कुंडली में महाभाग्यवान योग है, पर कहीं ना कहीं सूर्य के अष्टम, अब सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, यह सत्य है, पर लग्नेश बनकर के अष्टम में बैठे हैं तो ये अवयोग रहेगा, संघर्ष जीवन में देगा। तो ये संघर्ष की वृद्धि की बात कर रहे हैं। पर महाभाग्यवान योग है तो भाग्यवान योग को प्राप्त करने के लिए गौर करिए कि शनिदेव कुंडली के अष्टम में और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट शनि का कुंडली के नवम में होना सीधी सी बात है। धर्म से जुड़िए, साधना इसकी बहुत आवश्यकता है। यानी आप अपने जीवन काल में चाहती हैं कि जीवन की तमाम वो खुशियां जो एक आम आदमी कल्पना करता है आपको मिल जाए, तो उसके लिए एकमात्र वो रास्ता है और वो है धर्म के पथ पर चलना। वहीं से आपका भाग्य जागृत होगा, क्योंकि लग्नेश कमजोर पड़ रहे हैं अष्टम में जाने के चलते। सूर्य की आराधना करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और कल्पित गोयल जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर मेष लग्न में गुरु शनि मंगल तीनों एक साथ लग्न में बैठ जाएं तो क्या फल होता है। और 12वें भाव में उच्च का शुक्र बैठा हो बुध और सूर्य के साथ, जीवन काफी संघर्षपूर्ण चल रहा है अभी। अगर मेष लग्न में गुरु शनि मंगल तीनों एक साथ लग्न में बैठ जाएं, सीधी सी बात है कि गुरु का लग्नगत होना तो बहुत ही अच्छा है, परंतु ये जो शनि बैठे हुए हैं नीच राशि में, नीच भंग भी हुआ है मंगल के होने के चलते, परंतु ये दोनों के दोनों एक साथ युति बना करके कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेंगे, संघर्ष को बहुत ज्यादा ये जीवन काल में बढ़ाएंगे। और ऊपर से आपने लिखा है कि 12वें में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है बुध और सूर्य के साथ। संघर्ष से मुक्ति चाहते हैं तो अभी तो खैर ये पहले आप देखिए कि आपकी पहले तो राशि कौन सी है, क्योंकि गुरु शनि मंगल आपने 3 ग्रह तो यहां बता दिया और 3 ग्रह इधर बता दिया। राशि कौन सी है ये आप देख लीजिए। एक दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन काल में यदि संघर्ष चल रहा है तो ये शनि मंगल के लग्न में होने के कारण है। छायादान करिए, समय के साथ नियमित छायादान, और शनिवार को प्रातःकाल कौवे को रोटी, इससे आपको फायदा मिलेगा। ममता जी हैं, इन्होंने पूछा है मेरा मेष लग्न की कुंडली में पंचम में चंद्र शनि राहु, एकादश भाव में सूर्य मंगल केतु, चतुर्थ भाव में गुरु वक्री हैं, दसम भाव में शुक्र हैं, द्वादश भाव में बुध, नवमांश में शनि सिंह और मंगल कुंभ राशि में है, शनि भी वक्र अवस्था में है, राहु की दशा कैसी रहेगी। मेष लग्न की कुंडली में आपने बताया है कि शनि और राहु चंद्रमा ये सब पंचम में बैठे हैं, तो ठीक नहीं है, ये तो मानसिक अशांति और बहुत ज्यादा परेशानियों की सूचना बता रहा है। हालांकि ये सिंह राशि में बैठे हैं, सिंह को ढैया 7.5 अभी कुछ भी नहीं चल रही है, पर फिर भी शनि ये सब पंचम में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो संतान प्रतिबंधक योग भी बन रहा है, यहाँ पर श्रापित विषयोग भी बन रहा है पंचम में। ये भयानक मानसिक अशांति पीड़ा की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए। राहु की दशा परेशान करेगी तो गणेश जी की आराधना करिए, प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और ये प्रश्न है विक्रम शुक्ला का, इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न में पंचम भाव में शनि राहु की युति, शनि तुला राशि में उच्च के और 11वें भाव में सूर्य मंगल और शुक्र केतु की युति, बालक का दिमाग विद्या अध्ययन में लगेगा कि नहीं। मिथुन लग्न में पंचम भाव में शनि राहु की युति, शनि तुला राशि में उच्च का और 11वें भाव में सूर्य मंगल शुक्र, यानी सूर्य भी यहाँ पर उच्च के ही हैं, मंगल स्वगृही हैं, शुक्र केतु युति। इसका मतलब है इस बालक की स्थिति को पहले देखिए, इसके चंद्रमा को देखिए। ये बालक छोटा है और बाल्यकाल में किस ग्रह का बालक पर प्रभाव होता है? चंद्रमा का मूलतः। तो मन पर उसके नियंत्रण के लिए पहले चंद्रमा की स्थिति को देखिए। और मैं आपको बता दूं कि आप ये जान लें कि ये बालक चंचल इसलिए है क्योंकि लग्न इसका मिथुन है, द्विस्वाभाविक लग्न है, तो मन तो अस्थिर होना है इसका। और बाकी मैं जहां तक देख पा रहा हूं ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि जो ग्रह स्थिति आपने बताई है, अब सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव में इसकी कुंडली में शनि राहु की युति है, तो शिक्षा प्रतिबंधित तो हो चुका है।
शनि राहु की युति के चलते। अब चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा और जरूरत पड़ने पर इस बच्चे के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करके इसके श्रापित दोष को शांत करना होगा, ताकि इसकी शिक्षा पूर्ण हो सके या मन उसकी शिक्षा में लग सके। सूर्य की आराधना, अब बालक की उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, सूर्य की आराधना बालक से करवाइए। और इसके माता पिता भी चाहे, विशेषकर माँ चाहे तो रविवार को नमक का त्याग कर इसके लिए संकल्प लेकर के, और शनि राहु की युति है पंचम में तो उसकी शांति करानी होगी ताकि इसकी शिक्षा ठीक ढंग से हो सके। ऊर्जा की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, मंगल जाकर के बैठे हैं कुंडली के लाभ में, और वो शनि मंगल का आमने सामने का संबंध ये भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन इत्यादि की नौबत को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि ऐसे बच्चे होते बड़े बुद्धिमान हैं, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। शुभा राव, इन्होंने पूछा है मीन लग्न और मीन राशि, चंद्रमा 29 अंश, कुंडली में द्वितीय में वक्री गुरु और वक्री शनि, पंचम में राहु और वक्री शुक्र, छठे में सूर्य बुध और नौवें में मंगल। क्या जातक के जान को वक्री गुरु से खतरा है? मीन लग्न और मीन राशि, कुंडली में द्वितीय में वक्री गुरु और वक्री शनि, पंचम में राहु और वक्री शुक्र, छठे में सूर्य बुध और नवम में मंगल। मैं आपको बता दूं कि मीन लग्न की कुंडली मेष राशि में अगर गुरु बैठे हुए हैं, वक्र भी हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अवस्था में गुरु और ज्यादा बलशाली हो जाएंगे। वो जान की खतरा नहीं बल्कि आयु वृद्धि का काम कर रहे हैं। रोग से मुक्ति, आयु वृद्धि। अक्षय व्यास ने पूछा है तुला लग्न की कुंडली और लग्न में मंगल, चतुर्थ में केतु, षष्ठ में गुरु बुध, सप्तम भाव में शनि सूर्य, अष्टम में शुक्र और दसम भाव में राहु। लेकिन चलित में केतु गुरु चंद्र राहु एक भाव आगे का फल दे रहे हैं और सूर्य नवमांश कुंडली में वर्गोत्तमी है। तो क्या मैं सूर्य का रत्न धारण कर सकता हूं ताकि मुझे राजनीति में सक्रिय रूप से जा सकूं और रोग ना हो? वैसे तो उसके लिए आपका राहु ही ठीक है, हालांकि राहु वहां का फल नहीं दे रहा है, पर फिर भी राहु को बलि करिए। तुला लग्न की कुंडली है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, राहु को बलि करिए। सूर्य का रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। राजनीति में जाने के लिए सूर्य को बलि करिए, सूर्य की आराधना करके राहु को बलि करिए। राहु के बलि होने से आप राजनीति में ज्यादा अच्छी सक्रियता हासिल कर, सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके दसम का राहु जो है वो आपको राजनीति में सफलता दिलाएगा। कंदर्प पटेल, इन्होंने पूछा है मिथुन लग्न और राशि में वक्री गुरु उच्च राशि में है और नवमांश में धनु राशि में पहले ही भाव में बैठे हैं, तो ये वक्री गुरु कैसा प्रभाव देंगे? सामान्यतः देखा जाए तो उच्च के गुरु अगर वक्र हुए हैं तो नीच के समान फल देंगे। पहला तर्क तो यही है। लेकिन नवमांश में धनु राशि के होने के चलते, फिर दोहरा रहा हूं, नवमांश में धनु राशि के होने के चलते आपको ये गुरु अच्छा प्रभाव देंगे। वक्र होने के बावजूद इनसे किसी प्रकार के कष्ट की कल्पना नहीं करनी है। इस गुरु से अच्छा प्रभाव ही मिल सकेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही दर्शकों के जिज्ञासा को लेकर के मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनकी जिज्ञासा शांत तो हुई होगी। अगर आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है तो कमेंट में अपने प्रश्न लिखना न भूलें। अगर चुनाव नहीं हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आगे नहीं होगा। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो काफी पुराने हैं परंतु लिए गए हैं। प्रश्न का चुनाव होगा अवश्य, बल्कि अगर आपने ये मान लिया कि मेरे प्रश्न नहीं चुने गए तब तो मैं एक और सलाह आपको दूंगा। अगर आप प्रश्न लगातार लिखते रहे हैं तो पीछे के ज्योतिष जिज्ञासा के कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। संभव है आपके प्रश्न का जवाब मैं दे चुका हूं, आपने देखा ही ना हो। एक और बात प्रिय दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रश्न हिंदी में लिखने का प्रयत्न करें ताकि आपके प्रश्न का चुनाव हो सके। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।